नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 10वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है इस 10वीं क्लास का, परिवहन और संचार। और इसके साथ ही 10th क्लास की आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम जो है 6th क्लास की पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर है परिवहन और संचार का। और इसके साथ ही दो देखिएगा, जो लास्ट चैप्टर हमने इसमें पढ़ा था, आपको उसमें क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आपको उस जिले का नाम बताना है कमेंट करके। और इसके साथ ही आज हम आगे बढ़ते हैं परिवहन और संचार। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है और कुछ अन्य की आवश्यकताएं दूसरे स्थानों से प्राप्त कर पूरी की जाती हैं। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश की बढ़ा जाने से परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ है। आप जानते हैं 1991 में उदारीकरण किया गया था और उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में पुनः सुधार हुआ, वरना उसमें भारत की स्थिति बहुत भयंकर खराब हो चुकी थी। तो उदारीकरण लाइफ में भी जरूरी होता है और देश के लिए भी उदारीकरण जरूरी होता है। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनमें विकास की गति तीव्र होती है। आधारभूत संरचना के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आधारभूत ढांचागत संरचना है जिसमें परिवहन विद्युत संचार को सम्मिलित किया जाता है, और आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। यानी देखिए, पहला क्या है कि आधारभूत संरचना से मतलब क्या है भाई। ऊपर देखिए, आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनमें विकास की गति तीव्र होती है। यानी वे क्षेत्र पर्टिकुलर जो समृद्ध होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनमें विकास की गति तेज होती है। तो फिर ये आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो आधारभूत ढांचागत संरचना है और दूसरा है आधारभूत सामाजिक संरचना। आधारभूत ढांचागत संरचना जो है, इसमें हम परिवहन, विद्युत, संचार इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। जबकि दूसरा जो है आधारभूत सामाजिक संरचना, उसमें मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक क्षेत्र तक सीमित थी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि होने से विश्व में प्रत्येक कोने कोने पर पहुंचना संभव हो गया है। और परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो परिवहन और संचार जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। और देखिए, परिवहन के साधनों की अगर आप बात करें तो आज से 15-20 साल पहले भी आज के समय में जितने संसाधन हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के, वो नहीं थे। आप आज से 15-20 साल पहले याद कीजिए उस समय को, जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो कुछ ही बसें होती थी। अगर कोई प्राइवेट फील्ड की बात करें तो 4-5, 3-4 अलग अलग के नाम आते थे कि साहब उसकी बस जाती है इस समय, उसकी इस समय। और अगर कोई रोडवेज बस की बात करें तो 2-4 बसों के रोडवेज के नाम आते थे कि सही बस उस समय ये निकलती है। और हवाई जहाज वगैरह ये कोई इतने बड़े जगह पे हर जगह थे भी नहीं। आज के समय में आप मोबाइल से बैठे बैठे कार बुक कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, टैक्सी बुक करवा सकते हो। इतनी बसें हैं कि आप जितने विकल्प ढूंढे उतने ही कम हैं। कहीं आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, कहीं दूसरे देश जाना है, साधन जैसे पहले बसें होती थी वैसे आज के टाइम में हवाई जहाज हो चुके हैं। हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई प्लेन निकलता है। तो ये समय के साथ साथ में परिवर्तन हुआ है। और आगे आने वाला जो भविष्य में समय होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे सभी, तब आप देखना कि तब आपको कुछ और भी ऐसे साधन मिलेंगे नए नए टेक्नोलॉजी के। फिर आएंगे शू, पता नहीं ऐसे शू करते हुए साहब आधी घंटे के अंदर आपको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। आज के टाइम में जब इतनी तेज स्पीड है, तो फिर आधुनिक टाइम में पता नहीं कैसे कैसे व्हीकल आएंगे। ट्रेन हो सकता है ऐसी ऐसी ट्रेन आ जाए आपको 2 घंटों में 5-5 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर दें। तो वो कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि अब ये है तो यही रहेगा।
पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और भविष्य के अंदर भी कुछ बदलाव होंगे, और निश्चित रूप से होंगे। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। सड़क, वायु, जल परिवहन, ये समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसमें सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। तो ये सब आज के समय में कौन से साधन है? एक तो परिवहन के और संचार के साधन, तो इनमें जबरदस्त तरीके से परिवर्तन हुआ है। मोबाइल आप देखते हैं कि आज आपके सिर्फ एक मोबाइल के अंदर पूरा विश्व है। सारे न्यूज चैनल यूट्यूब पे लाइव चलते हैं। आप आज तक देखो साहब, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है। जी न्यूज है, आज तक है, कि ईटीवी राजस्थान है, कि कोई सा भी न्यूज चैनल आप चला लो, सब लाइव आपके यूट्यूब पे चल जाएंगे। जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी ये आते हैं चैनल टीवी पे, वो सब आपके फोन में है। सारा इंटरनेट आपके फोन में खुल जाता है, सब वेबसाइट आपके फोन में खुलती है, सारा संसार आपके फोन में सिमट गया। और आज से 10 साल 15 साल पहले तो ये चीज नहीं थी। तो ये समय का परिवर्तन है। हो सकता है कि इस बचपन में भविष्य में ऐसा आ जाए कि साहब बच्चा जो ही जन्म ले और उसके साथ ही कोई ना कोई एक ऐसी लगा दे चिप कि ये लो साहब, सारी नॉलेज इसको दुनिया की मिलती रहेगी, ये चिप इसके साथ हमेशा काम करेगी। पता नहीं क्या क्या सिस्टम हो भविष्य में। जो मनुष्य सोच सकता है वो संभव भी है। तो आज भारत ये हो गया, और परिवहन व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन व सुविधापूर्ण हो गया है। तो संचार का इतना फर्क है। अभी जैसे अब जो राजस्थान की क्लास जो अभी चल रही है, उसमें जो राजस्थान कोर्स चल रहा है, तो उसमें मैंने आपको एक किस्सा बताया था, एक घटना जो होती है रानी कर्मावती वाला, कि हुमायूं को राखी भेज करके और अपना भाई बना करके उन्होंने आमंत्रित किया कि आप बहादुर शाह से हमारी रक्षा करो और मुझे अपनी बहन मानो आप। तो एक भाई के नाते, एक बहन के नाते उन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी। अब वो बेचारा सेठ जो था, सेठ पदमचंद, वो राखी लेकर के गया, और वो फिर वहां से वो सेना लेकर गया। वरना आज के टाइम में हो 2 मिनट में साहब, 1 सेकंड में फोन किया, ये लो ये हुमायूं के नंबर है, सीधा ही कि भाई साहब ऐसी दिक्कत होगी और ये देखो आप। जैसे आज के टाइम में दो देशों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फटाफट, जैसे अमेरिका है, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 1 सेकंड के अंदर कॉल मिलाया, ये लो साहब, सीधे वहां के जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उससे बात हो जाती है। तो कितनी जबरदस्त सुविधा हुई है संचार की। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, संचार और परिवहन ये दोनों पे बहुत कुछ टिका हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये ज्यादा अगर इसमें जाएंगे तो थोड़ा और हो जाएगा डिटेल में। आप अंग्रेजों को हमेशा, अंग्रेज क्यों जीतते थे यहाँ, और क्या कारण है कि हमारे क्रांतिकारी अपनी जान पर खेलकर कोई भी योजना बनाते वो पहले उनके पास पहुंच जाती। तो अंग्रेजों की, और कोई भी अंग्रेजों को प्रॉब्लम हुई, थोड़ी देर के अंदर अंग्रेजों की पूरी बटालियन आ जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, और अंग्रेजों के संचार के साधन बहुत तेज थे साहब। 5 मिनट में उनकी सूचनाएं जो दूसरी तरफ पहुंच जाती थी वहां से, क्योंकि इनके पास सिस्टम थे ऐसे। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं थी। हमारे तो कोई ना कोई आदमी होता था धावक बेचारा, वो अपनी जान पर खेल करके भागता था वो, या फिर साइकिल वगैरह इन चीजों का प्रयोग करते थे। कहाँ थे साधन इतने? और परिवहन, अंग्रेजों के पास में पूरे साहब बसें वगैरह, इनके सब कुछ सिस्टम। अब हमारे पास ये परिवहन के नहीं थी। अब आपसे आज के टाइम में अगर परिवहन साधन जितने मजबूत होंगे, परिवहन के जितनी सुविधाएं होगी, उस देश का व्यापार भी उतना ही उन्नत होगा, सामान अच्छे से पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। अब जैसे मैं आपको अंग्रेजों की बात करूं, जैसे यहाँ यूरोप है और ये इधर मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप था, इधर ये भारत है। तो पहले अंग्रेजों को पूरा का पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस करते हुए फिर ये भारत आते थे। और जो ही अंग्रेजों ने यहाँ सुएज नहर का निर्माण किया, यहां से सीधे के सीधे बेटे ये अरब प्रायद्वीप, ये जो अफ्रीका महाद्वीप, इनके बीच में ये लाल सागर, यहां से बेटे सुएज नहर बना ली। अब ये सीधा यहां से ये लो भारत आ गए। तो फिर इन्होंने लूटने में और तेजी दिखाई। अब जहाज पहले यहां से वापस कई कई दिनों तक जाकर के पहुंचते थे, महीनों में। अब यहां से वो सीधा निकला, ये लो साहब आगे फौरन फिर वापस यहां से। तो कितना बड़ा मार्ग जो है इनका बच गया।
तो आप समझ सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था ये कोई हल्की चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है। एक देश की अर्थव्यवस्था परिवहन और संचार पर बहुत डिपेंड करती है, इसलिए हमने इसको आधारभूत संरचना का नाम दिया है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक परिवहन व संचार के साधन हमारे देश व राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल और संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। तो ये जो इतनी चीजें हमने देखी है, ये समझने की चीज है, कंसेप्ट की चीजें हैं। इनमें एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके ऐसा कोई पूछे जाने वाली चीज नहीं है। तो इनमें से कोई आपको कुछ लिखना भी नहीं है, बस केवल समझना है। परिवहन देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिला, जिसके पश्चात देश में सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार हुआ है और लोगों को इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो आप खुद ही देख लीजिए, आज के टाइम में इतने साधन हैं, और जो सिटी हैं राजस्थान के, जैसे जोधपुर है, कोटा है, उदयपुर है, और जयपुर तो यहाँ है ही है, पहले भी सांगानेर एयरपोर्ट जो है पहले भी था वो तो, लेकिन जो बाकी जगह पे इतने नहीं थे, अब वो हर जगह राजस्थान में कई जगह एयरपोर्ट खुल गए। तो आपके एक जगह जो समय है, क्यों आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज क्या है, लोगों ने पैसा भी कमा लिया है आज के समय में, सिलेक्शन भी करवा लेते हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन एक चीज है वो बढ़ नहीं रही, वो घट ही रहा है, और वो है समय। क्योंकि व्यक्ति की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा व्यस्त हो चुकी है कि आज में लोगों के पास 2 मिनट का क्या, 1 सेकंड का समय नहीं है। तो अब कितना समय कम कर दिया। आपको जैसे मान लो जयपुर से आपको उदयपुर जाना है, आप बस में जा रहे हो, तो बस में वही है, आप रात को बैठोगे 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि मैं तो बहुत बार गया हूं वहां उदयपुर में, जब वैकेंसी आती है उस टाइम पढ़ाने के लिए, तो आप रात को बैठते हो, सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो छोड़ती है, और तो आपके 7-8 घंटे आराम से लगते हैं इसमें। वही आप अब, वो भी चल गई फ्लाइट, जो ये हवाई जहाज है, आपको शायद मुश्किल से आधा घंटा 30-45 मिनट लगते होंगे। आप यहां से बैठे और यहां उतर गए साहब, ये लो। तो कितना समय बच गया आपका। कोई मॉर्निंग में भी जाना चाहिए अगर हो फ्लाइट, तो 1 घंटे में वहां पहुंच के आराम से अपना काम कर सकता है। समय समय सबसे बड़ा, समय से बड़ा कोई नहीं है। तो परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, स्थल में कौन सा है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, फिर है उसके बाद आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन, और इसके बाद है वायु। तो घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू क्या है, भारत के अंदर अंदर, तो भारत में अंदर एक जगह से दूसरे जगह से, जैसे बंबई है, बंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, ये अलग अलग जो है इस तरह से। तो भारत के अंदर जो जाल है इनका, उसको हम कहते हैं घरेलू विमान सेवा। और अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत से बाहर। और सार्वजनिक प्राधिकरण, घरेलू विमान सेवा और निजी विमान सेवा। तो सार्वजनिक तो जैसे गवर्नमेंट की जो होगी वो, और निजी विमान सेवा तो जैसे कई होती है ये, जैसे ये इंडिगो वगैरह, ये कई क्या है, निजी हैंगी, प्राइवेट जो संचालित करते हैं, रेट भी इनकी कम होती है। तो ये साधन है। इसके बाद में है आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन आवश्यक है ही, साथ ही परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलती है। परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगी होता है। स्थल, जल और वायु परिवहन के साधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह आपातकाल वाली आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सूचना मिली कहीं कि साहब दूसरे स्थान पे कोई घटना घट गई, या जैसे कोई हादसा हुआ है या कोई भी घटना हुई, तो एक स्थान से अगर परिवहन के साधन अच्छे हैं तो आप इजीली वहां सरकार भी पहुंच सकती है। कई बार ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहां आसानी से पहुंचा ही नहीं जा सकता। आपने एक मांझी फिल्म देखी होगी, दशरथ मांझी जी की, मांझी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक रोल किया था मांझी का, द माउंटेन मैन। तो आप जानते हैं कि उनकी पत्नी जब पेट से थी यानी गर्भवती थी, तो उनके गांव के और दूसरा जो हॉस्पिटल है उनके बीच में एक पहाड़ था।
अब साहब वो समस्या ऐसी है कि अगर वो पहाड़ नहीं, उसको क्रॉस करके इस तरह से जाना पड़ता था, जिसमें इतना समय लगता था कि उनकी पत्नी की बेचारी की मृत्यु हो गई थी। ये रियल घटना पे बनी हुई थी, मांझी द माउंटेन मैन, और उनका नाम था दशरथ मांझी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के, सरकार ने कभी कुछ नहीं किया यहाँ पे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा के एक हथौड़े और छेनी से खुद अकेले आदमी ने पूरा पहाड़ खोद दिया बीच में से। पता नहीं 25 साल, 21 22 कितने साल लगे इनको, और पूरे पहाड़ के बीच में से रास्ता बना दिया इन्होंने। ये मैं आपको परिवहन के साधन का महत्व बता रहा हूं। आज हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, इसलिए हमें लगता है कि बसें वगैरह क्या है, सड़कें बनी हुई है, इधर बैठो और उधर पहुंचो। जिनके नहीं है, लोगों की जान तक जाती है जब उनके पास परिवहन की सुविधा नहीं हो। और मैं तो गांव में बचपन में ये चीजें बहुत देखी है। जब आपके पास साधन नहीं होते तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, लोग मरते ही हैं बेचारे। तो ये जो, तो उन्होंने पूरा पहाड़ खोद दिया और सीधा रास्ता बना दिया यहाँ से। तो परिवहन का साधन, आप यहां से आराम से आदमी जा सकता है। पहले कितना समय लगता था घूम करके, अब थोड़ी देर में इधर पहुंच सकता है। तो जब साधन नहीं होते तब उसका मूल्य पता चलता है कि ये नहीं है, तब इसका क्या महत्व है। स्थल परिवहन, भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं व सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन में आते हैं। जैसे जमीन के ऊपर से, जो मुख्य सड़क, रेल और पाइपलाइन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये स्थल परिवहन है, इसमें सड़क, रेल और पाइपलाइन है जो भूमि के ऊपर चलते हैं। सड़क परिवहन, भारत में 3.3 लाख किलोमीटर तक सड़कों का एक विशाल जाल है कि जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणीय है। वर्तमान अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल ढोया जाता है। आप देखते हैं ट्रक वगैरह कितना, जो इतना जबरदस्त ये मालवाहक वाहन होते हैं, तो वो सब इन्हीं में है, ये जो सड़क मार्ग से। और 80% यात्री यातायात होता है सड़क मार्ग का। सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7 से 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वाहनों की संख्या में बढ़ती दर पर विगत कुछ वर्षों में 12% रही है। देखिए, वाहन भी लोगों के पास में, पर्सनल व्हीकल भी खूब हुए हैं। पहले गाड़ी वगैरह इतनी लेते नहीं थे। अब आज के टाइम में जैसे जैसे लोगों के इनकम के सोर्स बढ़े हैं, लोगों की लाइफस्टाइल बदली है, तो लोग सोचते हैं कि चलो अपने खुद की ही गाड़ी खरीद लेते हैं। और पहले इनकी रेट इतनी सस्ती होती नहीं थी गाड़ियों की, काफी कॉस्टली होती थी। फिर ये इतनी कंपनियां आ गई, लेकिन वो सेफ्टी के हिसाब से जीरो है। वो तो एक डब्बा है बस, ठीक है, दिखने में सुंदर कार है, लेकिन सेफ्टी के पर्पज से देखें तो ये सब गाड़ियां जो है ये सब फेल होती है। वो जब तक नहीं भिड़े तब तक सब अच्छा ही अच्छा है, भिड़ने के बाद में फिर क्या है। तो एक दौड़ है गाड़ियों की चल रही है बस। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम और मध्यम दूरी तय करने के लिए यातायात का सर्वाधिक सुगम और सस्ता साधन भी है। तो देखिए, सड़क मार्ग पर जो भी चलता है वो सब इसी में आएंगे। अब कई भोले भाले बच्चे हैं तो वो ये मत बोलते ना कि सर अगर मैं बस में बैठा हूं तो मैं तो बस में सबसे ऊपर बैठा हूं, तो मैं वायु परिवहन में आऊंगा या सड़क में आऊंगा। अरे चल तो सड़क पे ही रहा है वो। वह सड़क पर ऐसा थोड़ी है कि साथ में उस पर सड़क पर लेट कर फिर चलेंगे तो होगा। भाई बस में सबसे ऊपर भी बैठ जाना। ये इतनी बड़ी बस है, आप यहाँ ऊपर हवा में बैठे हो इस पे, बस पे, यहाँ ये सड़क पर तगड़म 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 दौड़ रही है। अरे तो बैठे तो बस पे ही हो, और बस किस पे चल रही है? सड़क पे। वायु परिवहन में कैसे आएगा वो? तो बहुत बड़े 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 बच्चे होते हैं कई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके जो भगवान भी नहीं बना सकता। ईश्वर भी सोचता होगा कि ऐसा दिमाग मैंने वास्तव में दे दिया टाबरों को। कम और मध्यम दूरी तय करने के लिए ये एक साधन है, और वास्तव में यह सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन और द्वार तक प्रदान की जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, अतः सड़कों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भारत में मार्च 2015 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 54,72,000 किलोमीटर हो गई है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों में एकल लेन, मानक 2 लेन और 4 लेन और उससे भी ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं। तो ये अलग अलग है, राष्ट्रीय, नेशनल हाईवे। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है।
अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अब रेलवे लाइन है तो वो अब कोई जंगल में बिल्कुल ऊंचा नीचा स्थान है, वहां थोड़ी रेल बन जाएगी। वहां कोई ऐसे थोड़ी है खेल के साहब यूं शू 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 शू, ऐसे रेल थोड़ी जाएगी वहां पे। अधिक बल प्रवणता ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। आप देखते हैं ये जो बड़े बड़े जैसे ये घूमने वाले स्थान होते हैं, ये शिमला साइड में, कश्मीर में, इस तरफ जो भी लोग जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो बसें कैसे होती है, यूं जाती है, उनके रूट ऐसे होते हैं, ऐसे। उसमें कोई जिसको गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं हो वो तो सीधा नीचे टिकाए खाई में। तो अब वहां कोई ये कहे कि साहब मैं तो ट्रेन लेके आऊंगा यहाँ पे, तो वो ट्रेन नहीं चलेगी यहाँ पे। यहाँ सड़क पे बस ही जाएगी या जो फोर व्हीलर गाड़ियां हैं वो जाएगी। तो अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं में परिवहन में सड़कें मितव्ययी है। घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सामान चढ़ाने उतारने की लागत और अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु और समुद्री पथनों को जोड़ती है। भाई आपको वायु मार्ग तक अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है तो घर से थोड़ी उड़ के जाओगे। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आप अपने घर पे बैठे हो और उधर से सांगानेर एयरपोर्ट से अगर प्लेन उड़ा तो ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब मेरे घर के ऊपर से निकलो तो मुझे बता देना, साथ में लेके चलना। ऐसा नहीं है, आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, वहीं से जाएगा वो तो आप अपने घर से एयरपोर्ट तक जाओगे कैसे? तो आज के टाइम में तो जैसे फोर व्हीलर जो आती है टैक्सियां, ये कई ऑनलाइन जो चलती है, और ओला है, उबेर, ये इस तरह कई आ गई, या ऑटो लेके जाओगे, या जैसे पहले के समय में ज्यादातर ये जब भी चीजें नहीं थी इतनी, तब क्या थी, बसें होती थी। कसाब इस टाइम यहां से ये बस चलती है तो वो वही छोड़ेगी आपको। सड़क परिवहन ये कड़ी का काम करता है। तो ये हो गया। महानगर व बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहन का मुख्य साधन सड़कें ही हैं। सड़कें परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी और सिराओं की भांति हैं। तो गांव के परिवहन का तो मुख्य साधन सड़कें ही है। आजकल तो फिर भी ठीक है स्थिति, पहले स्थिति बहुत खराब थी गांव की तरफ। जो सड़कें, अब बसें भी मुश्किल से एक दो ही जाती थी कि साहब एक सुबह जाएगी, एक शाम को जाएगी, ऐसे ही होता था। तो वो बेचारी बस जाती है, वो रास्ते में कई धोरे मिट्टी आ जाती, अब वो बेचारी फंस जाती बस वहां पे। कोई उसके एक दो जगह ऐसी होती थी वहां वो हमेशा फंसती थी वो बस। अब बेचारे सारे वो उतरते, गांव वाले सब लोग उतारते, उसके नीचे वो मिट्टी हटाते, कभी वो जो बस वाला था वो भी साथ में कुछ उसमें रखता था लगाने के लिए नीचे। फिर ये जैसे खींप वगैरह आती है ये लगाते और सारे धक्का देते, अरे जोर लगा के हई सारो धक्का देते उसको। तो वो बेचारी कैसे भी करके पहुंच जाती थी वो। अब आज के समय में तो सड़क बन गई सब, तो समय बदल गया। तो राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग जो है, 3/4, वो गांव में बसता है। और गांव में जहां जहां सड़कें पहुंचती है समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगती है। सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ पाता। राजस्थान की योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर निवेश में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में यातायात विकास पर खर्च ने उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। अब है भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कई कई हैं, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, तो ये कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें जो बॉर्डर रोड होती हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। ये दिल्ली इसमें 2 बार आ गया ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इस प्रकार से है ये। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह महाराज मार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। तो 2 गलियारे हैं। पहला गलियारा कौन सा है, वो उत्तर दक्षिण, जो कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कन्याकुमारी से।
ये देखिएगा दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में ये चार जो मेन मेन बड़े बड़े महानगर हैं, इनको आपस में जोड़ती हुई सड़कें हैं और बड़ी ही शानदार 6 लेन हाईवे। ये देखिएगा, ये दिल्ली, और दिल्ली से ये मुंबई है। मुंबई के बाद में आप आगे चेन्नई, और चेन्नई से आप चले गए कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये इस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज, ये चार महानगरों को जोड़ने वाली। इसमें देखिए क्या होता है कि अब आपके आसपास के जो भी इनके नगर हैं, आप वहां से आराम से घूमने जा सकते हो। और जिंदगी में एक बार तो इंसान को घूमना चाहिए, अपने हिंदुस्तान को देखना चाहिए, बहुत सुंदर देश है हमारा। हालांकि मुझे कोई ऐसा अब तक अवसर आया नहीं है या समय मिल नहीं पाया है कि मैं इस तरह से देखूं, लेकिन मेरी दिली इच्छा जरूर है कि मैं पूरे भारत को देखूं। एक बार मरने से पहले तो मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को एक बार देखूं, मुख्य मुख्य जगह जो है वो सारी देख लूं। तो हिंदुस्तान बहुत सुंदर है, पूरी दुनिया के जो देश हैं उनमें सबसे सुंदर देशों में आता है भारत। और बाकी श्रीनगर से ये कन्याकुमारी तक जैसे गलियारे हैं, अब इनको भी आगे जो कुछ इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो आप आराम से इनको, ये कन्याकुमारी तक जो है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। जो नेशनल हाईवे, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो एनएच से एनएच की तरफ जाएंगे, तो इनका जाल है पूरा। ये देखिएगा दोस्तों, और ये वैसे टॉपिक पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं इसका अलग से भी पढ़ने का होता है, क्योंकि इसमें इतना, ये तो 10th क्लास की किताब है, इसके आगे भी ज्योग्राफी लगती है 11वीं 12वीं में भी। तो यहां तो ये आपको बेसिक चीजें समझा देगा सारी। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, पहले वाला येलो वाला ये तो आपने देख ही लिया, ये दिख रहा है जो येलो येलो आपको। और उत्तर दक्षिण गलियारा, ये रहा, ये उत्तर दक्षिण गलियारा जा रहा। श्रीनगर से बैठोगे सीधा कन्याकुमारी छोड़ेगा ये रूट वैसे ठीक है, देखो पूरा अगर सीधा जाना हो तो ये, और ऐसे जाना हो यूं स्वर्णिम चतुर्भुज तो ऐसे जाओ, आपकी इच्छा है। पूर्व पश्चिम गलियारा, ये देखिए सिलचर से, ये यहां से पोरबंदर, सिलचर से ये देखिएगा ये रहा, ये ऐसे, ये पूर्व से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण गलियारा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित, अब ये बाकियों के देखिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कितने नंबर का है। अब जैसे राजस्थान में आप ये देखते हैं, ये गंगानगर बीकानेर, ये जैसलमेर वाला, ये 15 नंबर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इधर से जा रहा है, ये जाता हुआ गुजरात की तरफ निकलता है ऐसे। तो ये नेशनल हाईवे हैं अलग अलग पूरे भारत के। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और अमृतसर के मध्य, पंजाब में अमृतसर है, दिल्ली में, दिल्ली में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली कुल 45,974 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्यक्रम तय किया गया है। इसकी कुल लागत 2,20,000 करोड़ रुपए होगी। सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। 11वीं योजना के अंतर्गत सड़कों के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन 100 जनसंख्या वाले सभी ग्राम और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितने कार्यक्रम तय किए? 45,974 किलोमीटर, कुल लागत होगी 2,20,000 करोड़ रुपए। और सार्वजनिक निजी, प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है दोनों एक पार्टनरशिप के आधार पर किया जाएगा काम ये। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिक। राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त कौन सा है? तो वो है नेशनल हाईवे 8 नंबर, 8 नंबर। और अब ये देखिए अभी 7 है या कुछ अपडेट हुआ है, तो ये मेरे अभी ध्यान में नहीं है। इसको करंट जो होगा जो उसमें है, तो हम कुछ उसमें बाद में जब करंट के वीडियो वगैरह बनाएंगे तब उसमें करंट का क्या अपडेट कोई होगा तो है, अगर आपके पास जानकारी हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें कोई फिक्स तो है नहीं, अब इनमें चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल को कुछ और नया नेशनल हाईवे की घोषणा हो गई तो फिर वो नया ऐड हो जाएगा।
राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण हाईवे है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, फिर दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। मैं देखिए आगरा जब देख के आया था, मैं ताजमहल और जो लाल किला और वहां का सारा ये जब चीजें देख के आया था, तो इसी रूट से हाईवे से गया था मैं। ये जो है NH 11। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। ये सब मैप से समझने वाली चीजें हैं। जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ यानी हाड़ौती की तरफ जाएगा, जैसे जयपुर है तो जयपुर से इस प्रकार से ये टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। 12 नंबर है तो इधर 12 ही हो जाएगा, ये इधर ही जाएगा ये। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होता हुआ कांडला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का केवल 28 किलोमीटर भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से अजमेर 6 लेन में परिवर्तित हुआ है। और वास्तव में जयपुर से अजमेर की क्या गजब सड़क बनी है, जैसे कि मतलब उड़ जाओ, लेकिन ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए आदमी को, गाड़ी नॉर्मली चलानी चाहिए, 80, 90, 100 के नीचे नहीं चाहिए। लेकिन हाईवे बहुत गजब का बन गया है ये। तो जयपुर से अजमेर जो ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो इन 4 महानगरों जो आपको बताए थे, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, तो इनको जोड़ने के लिए जो है रास्ते में बहुत से कई राज्य हैं, कई स्टेट के अंदर कई नगर आएंगे जिनको आपस में जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे पे 6 लेन ही 6 लेन बनेगी, यूं लास्ट तक यूं ऐसे। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे जो राज्य राजमार्ग है वो इससे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।